बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मौजूद हैं अब्दुल खालिक के साथ अदबी डेरा पर और आपके साथ बात करने लगे हैं बाब रहमती का दौर ख़त्म और बाब रहमती के दौर के साथ ही नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन और यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पैदा हो गई है। वो अपॉर्चुनिटी क्या है, आपके साथ उस पर तफसीलन बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जनाब कि पार्लिमान ने सही मानों में अपने मैंडेट और अवाम की तर्जुमानी की है। अवाम की तर्जुमानी जनाब ये है कि अवाम अपने नुमाइंदे इसलिए पार्लियामेंट में भेजती है कि वो वहाँ जाकर ऐसी कानून साजी करें जिससे उनके नुमाइंदगान और पार्लियामेंट मजबूत हो। पार्लियामेंट मजबूत होगा तो भाई अवाम मजबूत होगी, अवाम के हकूक जो हैं वो उन्हें हासिल होंगे। लेकिन जब से ये चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने सियासत शुरू की थी और अपनी सियासत के नतीजे में दोबारा चीफ जस्टिस बने थे, दुनिया की तारीख में कहीं ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि एक चीफ जस्टिस अपने लिए मुहिम चलाए कि उसे चीफ जस्टिस बनाया जाए और उस मुहिम का वो नाम ये रखे कि भाई मैं आइन के लिए ये सारा कुछ कर रहा हूँ। तो भाई जब आप बहाल हो गए थे तो आप जानते थे अच्छी तरह, मतलब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब जानते थे कि उनकी शख्सियत अब जो है वो काजी के लिए बेहतर नहीं है। अब वो एक सियासी नुमाइंदे के तौर पे सामने आ चुके हैं, तो इसलिए उन्हें अपने आप को अदलिया से अलहदा कर लेना चाहिए था। लेकिन मोहतरम ने अदलिया से अलहदा नहीं किया बल्कि अपने आप को अदलिया के साथ जोड़ा और चीफ जस्टिस के मसनद पर दोबारा बैठे और उस मसनद पर बैठकर वो फैसले सर अंजाम दिए, वो आज खुद नोटिस लिए जिससे तारीख भी शर्मिंदा है और इससे मुल्क की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। ये जो है इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करवाया था। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का क्या कसूर था भाई? आप यूसुफ रज़ा गिलानी के कसूर यही था कि वो इसलिए ये सारा गठजोड़ जो एस्टेब्लिशमेंट गठजोड़ था या दूसरा जितना भी गठजोड़ था कि वो अस्करियत पसंदों के खिलाफ खुलकर ऑपरेशन नहीं कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान का वैध वज़ीर आज़म था जो खुलकर आया और सामने आकर दहशत गर्दों को ललकारा और अस्करियत पसंदों के खिलाफ पहला ऑपरेशन, जिसको राह निजात का नाम दिया गया, वो ऑपरेशन स्टार्ट किया। अब भाई देखा जाए तो यही वो शख्स है जो मुल्क को दहशत गर्दी से पाक करने वाला बंदा है, पहला वज़ीर आज़म है जिसने दहशत गर्द खिलाफ जंग लड़ी और इस जंग के नतीजे में इसका बेटा भी दहशत गर्दों ने अगवा किया था। वो काफ़ी अरसा दहशत गर्दों के पास रहा। तो भाई ये जो अब कानून साजी की गई है इसके मुताबिक ये है कि अब कोई चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस नहीं ले सकेगा, वो खुद बजाते खुद नहीं ले सकेगा। उसके लिए 3 रुकनी जजेस की कमेटी होगी जो आज खुद नोटिस पर वो कमेटी फैसला करेगी कि भाई ये मामला आज खुद नोटिस बनता है या नहीं बनता। और इसके लिए कल बाकायदा तौर पर पार्लियामान में कौमी असम्बली में बिल पेश किया गया। उस बिल के बाद ये बिल जो है कौमी असम्बली ने मंजूर कर लिया। कौमी असम्बली में बिल मंजूर होने के बाद आज पार्लियामेंट में जाएगा और शायद जब तक मेरा विलाग आपके पास पहुंचे तो उस वक्त पार्लियामेंट में इस बिल पर बहस हो रहा हो या पार्लियामेंट में अक्सरियत राय से ये बिल मंजूर हो जाए या हो चुका हो, ये भी हो सकता है। तो भाई इसी तरह बाब रहमती का भी दौर था कि बाबा साहब कभी सो मोटो ले रहे हैं, आज खुद नोटिस ले रहे हैं कि हॉस्पिटल्स पर, कभी आज खुद नोटिस ले रहे हैं कि डैम बनाने पर। हालांकि ना उनका काम है कि वो डैम बनाएं, ना उनका काम है कि वो हॉस्पिटल के मामलात में मुदाखलत करें। वो आज खुद नोटिस क्यों नहीं लेते कि जो अदालतों में लाखों की तादाद में केस पेंडिंग पड़े हैं,
इस पर कभी किसी चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया? आप इफ्तिखार चौधरी को देख लें, उसने कभी ऐसा नोटिस नहीं लिया। बाबर रहमती को देख लें कि कभी उसने अपने जूनियर जजेस को बुलाया हो और कहा हो कि भाई मुझे ये फिलफौर केस हल कर चाहिए, इन पे फैसला दें, इंसाफ करें, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। और ना ही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ से ऐसा कभी मामला सामने आया है। तो भाई जब ये मामलात ही आज खुद नोटिस लिए भी उन मामलात पर जा रहे हैं जो कि पार्लियामान के मुतल्लिक़ हैं। अब मौजूदा मामला देख लें, कोई ये नहीं पूछ रहा कि भाई लाडला साहब आपने असेंबली क्यों तहलील की। आप हर जगह इलेक्शन लड़ रहे हैं और आप उस इलेक्शन जीतने के बाद हलफ उठाने नहीं जा रहे, सिर्फ इसलिए कि हलफ उठाने के बाद आप पर कानूनी कदगन लग जाएगी, लेकिन आप हलफ उठाने नहीं जा रहे। आपने वहाँ हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल हुआ, हुकूमत ने वहाँ पे अखराजात किए, वो सारा कुछ कौन उसको पे करेगा? कोई नहीं भाई पूछ रहा ना। तो इसलिए ये मामला अंदरूनी खाना कुछ और ही लगता है। तो ये कुछ और के लिए जो है अब रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। ये अदालती तरमीम या अदालती जो कानून में तरमीम की गई है ये तो खुशाइंद है, लेकिन भाई सवाल ये भी पैदा होता है कि इन तमाम लोगों की, इफ्तिखार चौधरी से लेकर बाबर रहमती तक की इंक्वायरी भी होनी चाहिए, एहतसाब भी होना चाहिए कि जो उन्होंने फैसले किए उनसे मुल्क को कितना नुकसान पहुंचा और उनकी कौन तलाफी करेगा। अब बाबर डैम क्या कहता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है कि मैंने तो मुकम्मल तौर पर इमरान खान को सादिक को अमीन नहीं करार दिया था। भाई ये मुकम्मल और नामुकम्मल क्या है? ये बीच का रास्ता क्या है? आप सियासतदान हैं जो बीच की गली से निकल जाएंगे, आप फैसला दें। अब चोर है उसको चोर ही कहा जाएगा, उसको ये तो नहीं कहा जाएगा कि ये चोर और आम इंसान या वो जो है अमानतदार आदमी के दरमियान का कोई मैंने रास्ता दिया था। अब जो शख्स ईमानदार है उसको ईमानदार ही कहा जाएगा, सादिक को अमीन ही कहा जाएगा। इसमें दरमियान वाला रास्ता तो कोई नहीं है। ये इस साहब से पूछना चाहिए और बाकायदा इसका एहतसाब होना चाहिए, और कोई एहतसाब नहीं कर सकता। तो भाई मैंने वोट पार्लियामान को दिया था, अपने नुमाइंदों को दिया था, वो पार्लियामान तो पूछ सकता है कि भाई आपने ये क्या किया, इससे मुल्क को जो नुकसान पहुंचा उसका जवाब कौन देगा। ये चीज़ भी देखनी चाहिए। और इसी मामले को लेकर कल भाई बिलावल भुट्टो जो हैं वो खूब बरसे, और किस पर बरसे? जनाब शहबाज शरीफ साहब पे। अब शहबाज शरीफ का पिछला दौर जो साल की कारकर्दगी देखें वो एक तरफ है और एक दो हफ्ते की कारकर्दगी एक तरफ है। और ये भी जो शहबाज शरीफ साहब को इंजेक्शन ताकत के लगे हैं, ये इसलिए लगे हैं कि अब मामला हाथ से निकलता ही जा रहा था। ना शहबाज शरीफ साहब से मुल्क की मईशत ठीक हो रही थी, ना मुल्क की हालात सेट हो रहे थे, और ना ही मुखालफिन पर हाथ डाला जा रहा था। तो ऐसे में भाई इसको टीके लगाए गए, जिसने भी टीके लगाए या कुछ अपने अंदर हिम्मत पैदा की और कुछ पाँव पे खड़े हो गए हैं, तो अब पाँव पे खड़े हुए हैं तो भाई मामला कोई सीधा हुआ है। और यहाँ जो बिलावल भुट्टो ने बातें की हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, वो बहुत ही खूब कहा है उन्होंने कि जनाब ये जो फिरौन बने बैठे हैं अदारों में, भाई अदारों में फिरौन, जमहूरियत में तो फिरौन कहीं नहीं जजता। हाँ बादशाहत होती तो आप ज़रूर फिरौन बन बैठते। या तो जमहूरी सिस्टम ख़त्म करें या फिर फिरौनियत आपने को ख़त्म करें। और इस पर जो उन्होंने कहा वो सब को देखना चाहिए। किन को देखना चाहिए? जो लोग पार्लियामान में बैठे हैं वो इस मामले को देखें और मजीद इस मामले पर कानून साजी करें। और इसके साथ साथ भाई चूंकि ये कानून आने के बाद अगर आज खुद नोटिस लिया जाता है किसी चीफ जस्टिस या मुतलका जो कमेटी आज खुद नोटिस लेगी, तो उस मामले को जिसके खिलाफ अगर फैसला आएगा वो कानूनी चाराजाई के लिए कानूनी चाराजोई के लिए
اور اپیل کا بھی اسے حق حاصل ہوگا۔ پہلے یہ تھا بھائی از خود نوٹس لیا گیا، فیصلہ آ گیا، اب فیصلے کے بعد وہ شخص قطعاً اپنے لیے انصاف نہیں مانگ سکتا تھا، فیصلہ جو بھی آ گیا، سزا مل گئی ہے، بس بات ختم۔ لیکن اب یہ انسانی حقوق سے جو پہلے تھا سسٹم وہ متصادم تھا۔ انسانی حقوق یہی ہے نا بھائی کہ ایک شخص کو اگر آپ سزا دے رہے ہیں تو اسے اپیل کا بھی حق حاصل ہونا چاہیے، اور وہ اپیل کا حق بھی مل چکا ہے۔ اور اس اپیل کے حق کے بعد نواز شریف، یوسف رضا گیلانی اور جناب جو ہیں جہانگیر ترین، یہ تینوں اپنی اپیل دائر کر سکیں گے، اور نظر ثانی کی اپیل ان کے لیے جو ہے فائدہ مند ہوگی۔ یہ ان کے لیے بہت اچھی خبر ہے، نواز شریف، یوسف رضا گیلانی اور جہانگیر ترین کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی ایک اور اہم بات ہوئی ہے، وہ بات ہے پاکستان کے سب سے بڑے ادارے یعنی کہ سپریم کورٹ کے بارے میں۔ سب سے بڑا ادارہ بھائی وہ ویسے تو پارلیمنٹ ہے جو کہ تمام اداروں کی ماں ہے، لیکن دیکھا جائے تو سپریم کورٹ بھی اپنی جگہ پہ ایک معزز اور سب سے بڑا ادارہ کے طور پہ دنیا میں مانی جاتی ہے۔ تو بھائی سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے اپنے 3 جو ججز ہیں ان کے ساتھ فیصلہ دیا ہے کہ جب تک یہ قانون جو ہے سپریم کورٹ کے رولز میں نہیں آ جاتا، حصہ نہیں بن جاتا، اس وقت تک چیف جسٹس صاحب نہ ہی کوئی از خود نوٹس لے سکتے ہیں، اور جو از خود نوٹس زیر بحث ہیں، زیر سماعت ہیں، ان پر بھی فی الحال روک لگا دینی چاہیے۔ یہ بھی انہوں نے کہہ دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب چونکہ اس وقت ایک از خود نوٹس کا معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے، اس پر کیا ریمارکس آتے ہیں۔ یہ جب دوبارہ اس کیس کی تاریخ لگے گی یا وہ تاریخ آئے گی تو اس پر تمام معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ اور ویورز اس وقت کے لیے خدا حافظ۔